डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लिक्विड स्टेट। ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और ये 11th और बीएससी, जेडब्ल्यू, आईआईटी, जेएम, नीट सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड स्टेट होता क्या है और ये बाकी स्टेट्स से कैसे डिफरेंट है। जैसे हमारे पास में 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम देखेंगे कि ये बाकी 2 स्टेट्स से यानी गैस और सॉलिड से कितना डिफरेंट है और किसके ज़्यादा क्लोज है, यानी वेदर इट इज़ मोर क्लोज टू गैसियस स्टेट और टू सॉलिड स्टेट। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरुआत में यहाँ से करता हूँ। देखो, हम जब स्टेट्स ऑफ मैटर लिखते हैं, हम लिखते हैं गैसियस स्टेट, हम लिखते हैं लिक्विड स्टेट और हम लिखते हैं सॉलिड स्टेट। हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ये एनर्जी दे सकते हैं हम, टेम्परेचर बढ़ा के हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आइस को वाटर, वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट को मैं बोल सकता हूँ इट इज इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, इसका ना डेफिनेट शेप ना डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो रहता है, बट नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। हम लिक्विड्स को अगर हम लोअर क्लासेस में डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे ही कहते हैं कि लिक्विड स्टेट वो स्टेट है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो रहता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं रहती। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से भी हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कहूँगा कि लिक्विड का मतलब रहता है वो स्टेट जिसका मैं अगर मेल्टिंग पॉइंट देखूँ, मेल्टिंग पॉइंट लेस देन रूम टेम्परेचर रहता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है, बॉइलिंग पॉइंट वो ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर रहता है। मैं कहूँगा ऐसा सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट लेस देन रूम टेम्परेचर हो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर हो, उसको मैं कह सकता हूँ कि ये कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो रहते हैं लिक्विड में, वो रहते हैं ग्रेटर देन दैट ऑफ गैस बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। ठीक, गैस पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम रहते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, क्लोज रहते हैं और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहते हैं। जबकि लिक्विड की अगर मैं बात करूँगा, लिक्विड की अगर बात करूँगा तो इनमें मॉलिक्यूल्स इस तरह रहते हैं, नज़दीक तो रहते हैं लेकिन ज़्यादा नज़दीक भी नहीं रहते। इनमें गैस के मुकाबले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है बट सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम रहता है। ठीक, यहाँ तक तो ठीक हो गया, शाबाश। अब अगर मैं गैसेस की बात करूं, गैसेस को मैं कंप्रेस करके क्लोज ला सकता हूं, सॉलिड्स को मैं ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकता, लिक्विड्स को मैं थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकता हूं। तो मैं बोलूँगा कि लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल। ठीक, लेकिन गैसेस जो है बहुत कंप्रेसिबल रहती है, यानी आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस के बारे में हमने पढ़ा, सॉलिड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी लिक्विड्स को समझते हैं। थोड़ा बहुत तो सॉलिड्स के बारे में आपको भी मालूम होगा, नॉलेज होगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये तो कंप्रेसिबिलिटी थी, अगर मैं बात करूं एंट्रोपी की, यानी रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी। गैसेस में एंट्रोपी बहुत ज़्यादा रहती है, खलबली बहुत ज़्यादा रहती है, रैंडमनेस बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन सॉलिड्स में रैंडमनेस बहुत कम रहती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन होती रहती है। गैसेस वाइब्रेट भी करते हैं
ट्रांसलेट भी करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह, या इसके मॉलिक्यूल्स रोटेट भी करते हैं। यानी इसमें रोटेशन, ट्रांसलेशन और वाइब्रेशन तीनों होते हैं। किसमें? गैसेस में। गैस की बात करूंगा मैं। इसी तरह से लिक्विड में भी ट्रांसलेशन भी होता है, थोड़ा रोटेशन भी होता है और वाइब्रेशन भी होता है। लेकिन सॉलिड्स में वाइब्रेशन होता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन नहीं होता है सॉलिड स्टेट में। ये बात याद रखना। तो अब मैं कहूंगा कि इसमें जो मोशंस हैं, मॉलिक्यूलर मोशंस, वो गैसेस में सबसे ज्यादा रहती है और लिक्विड्स में थोड़ा सा कम रहता है और सॉलिड्स में बहुत ही कम। तो जितना मोशन ज्यादा रहेगा उतना एंट्रोपी ज्यादा रहेगा। तो एंट्रोपी यानी डिग्री ऑफ रैंडमनेस की अगर मैं बात करूं, वो गैसेस की ज्यादा रहती है, उसके बाद में लिक्विड्स की, उसके बाद में सॉलिड्स की। तो अगर मैं कहूं कि लिक्विड्स की जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी वो लेस देन गैसेस रहती है बट ग्रेटर देन सॉलिड्स रहती है, सॉलिड स्टेट रहती है। ठीक है, ये बात तो यहां तक समझ में आई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैंने बताया कि वो ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड रहती है। तो इसका मतलब आपस में जो पार्टिकल जुड़े हुए रहते हैं वो सबसे ज्यादा सॉलिड में रहते हैं और सबसे कम गैस में। तो लिक्विड में क्या रहेगा? इंटरमीडिएट। बात समझ में आई? तो रैंडमनेस कहाँ पे ज्यादा रहती है? गैस में, और दरमियान में लिक्विड में, और सबसे कम रहती है सॉलिड में। यहां तक तो क्लियर हुआ? शाबाश। अब आती है बारी डेंसिटी की। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितना मास ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जितना वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा उतना डेंसिटी कम होगी। बात समझ में आ गई? शाबाश। अगर मैं गैसेस लूं, गैस पार्टिकल्स, ये गैस की बात कर रहा हूं, तो गैस पार्टिकल्स में मास कंपैरेटिवली कम रहता है स्पेस के मुकाबले में, फ्री स्पेस के मुकाबले में वॉल्यूम की, क्योंकि यहाँ पे फ्री स्पेस है तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करता है और मास कम रहता है, इसलिए गैस की डेंसिटी कम रहती है। लिक्विड्स में अगर हम देखेंगे, लिक्विड में इसमें मॉलिक्यूल्स नजदीक रहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स नजदीक रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी फ्री स्पेस रहती है, मैं कहूंगा कि फिर इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है। किसमें? लिक्विड्स में। ये लिक्विड की बात है। अब सॉलिड्स की अगर बात करेंगे, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड रहते हैं, बिल्कुल कम स्पेस रहती है बीच में। ठीक है, बहुत ही कम स्पेस रहती है। तो स्पेस कम होने की वजह से इसमें टाइटनेस ज्यादा है, टाइटली हेल्ड पार्टिकल्स हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो मैं अगर डेंसिटी की बात करूंगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की अगर बात करूंगा, दैट विल बी ग्रेटर देन गैस बट लेस देन सॉलिड। यहां तक तो समझ में आया? शाबाश। अब मैं ऑर्डर की बात करता हूं, यानी अभी हमने रैंडमनेस की बात की ना। रैंडमनेस गैस में सबसे ज्यादा रहती है और सबसे कम सॉलिड्स में। रैंडमनेस का उल्टा है ऑर्डर। ऑर्डर देखते हैं हम, किसमें पार्टिकल्स ऑर्डर्ड ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि सॉलिड में पार्टिकल्स ऑर्डर्ड रहते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है, जबकि गैस में कोई ऑर्डर रहता ही नहीं है। लिक्विड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, थोड़ा थोड़ा ऑर्डर रहेगा कहीं पे, लेकिन शॉर्ट रेंज। बात समझ में आई? यानी मैं फिर कह सकता हूं लिक्विड्स जो रहते हैं, लिक्विड्स, these are neither completely ordered nor completely disordered, not disordered। ये इंटरमीडिएट यानी दरमियान वाले दर्जे की रहती है। इसमें ऑर्डर शॉर्ट रेंज रहता है, लेकिन रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना भी नहीं कि सॉलिड के जितना ऑर्डर होता है उतना भी ऑर्डर इसमें नहीं रहता। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं लिक्विड्स में देखूं, लिक्विड्स में कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड से मिलती हैं तो कुछ गैसेस से मिलती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज वो गैस से भी मिलती है और सॉलिड से भी मिलती है।
या मैं दूसरे अल्फाज में यही कह सकता हूँ, दूसरे वर्ड्स में यही कह सकता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज इससे भी डिफरेंट है और कुछ प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट है। अब हम देखते हैं पहले कि ये कौन से स्टेट से कितना डिफरेंट है और कौन से स्टेट के कितना क्लोज है। ये सब चीजें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही तो चलो चलते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड हाउ मच इट इज डिफरेंट। सबसे पहले देखते हैं कि गैसेस से क्या चीज इसकी मिलती जुलती नहीं है, उसके बाद में सॉलिड्स की बात करेंगे। देखो, अनलाइक गैसेस इट हैज, गैसेस में जो चीज नहीं रहती है वो इसमें रहती है। कौन कौन सी चीज? सबसे पहले डेफिनेट वॉल्यूम। अगर आप गैस किसी कंटेनर में भरोगे तो वो पूरे कंटेनर को फिल करेगा, लेकिन पानी भरोगे किसी कंटेनर में वो उतना ही वॉल्यूम फिल करेगा जितना उसका अपना वॉल्यूम होगा। यानी लिक्विड्स का जो है ना वो डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहता। ये बात याद रखना। आप इसका लिक्विड को पोर कर सकते हैं, नहीं किसी चीज में डाल सकते हैं। जैसे सॉलिड, आपने शक्कर डाल दिया चाय में या पानी डाल दिया दूध में, डाल सकते, उसको पोर कहते हैं, तकतीर कहते हैं। लेकिन गैस आप ऐसा नहीं कर सकते। सो दीज कैन बी पोर्ड। और अब शेप की बात आती है। गैसेस का कोई शेप नहीं रहता है, जबकि लिक्विड्स जो है ना ये शेप ऑफ कंटेनर एज्यूम करते हैं। मान लीजिए आपने 50 ml पानी डाल दिया ऐसे इसमें टब में, तो इसकी शेप एज्यूम करेगा। अगर आपने ऐसे कोन में डाल दिया तो इसकी शेप एज्यूम करेगा लिक्विड। अगर आपने ऐसे गोल जार में डाल दिया तो इसकी शेप एज्यूम करेगा। सो इट एज्यूम्स शेप ऑफ कंटेनर, जबकि गैसेस ऐसा नहीं करती। तीसरी बात जो है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक रहते हैं, इनमें फ्री स्पेस कम रहती है, जबकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं। ये गैस है, ये लिक्विड है, तो दीज आर क्लोज टू ईच अदर, जबकि गैसेस में ऐसा नहीं रहता। और लिक्विड्स में जो फ्री स्पेस रहती है वो कम रहती है, जबकि गैसेस में फ्री स्पेस ज्यादा रहती है। क्लियर? फिफ्थ डिफरेंस, लिक्विड्स डू नॉट एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर। लिक्विड्स जो है ना, जब आप किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो जितना उसका वॉल्यूम होगा लिक्विड का, उतना ही कंटेनर का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा, बाकी सब फ्री रह जाएगा। देखो ये फ्री है, ऊपर फ्री है, यहां तक लिक्विड भरा है। लेकिन अगर आप इसी कंटेनर में गैस लोगे तो ये पूरा कंटेनर फिल कर देगा, एक्सपेंड हो जाएगा। गैस जो है ना वो पूरा कंटेनर फिल कर देता है, जबकि लिक्विड पूरा कंटेनर फिल नहीं करता। वो उतना ही कंटेनर का स्पेस लेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा, लिक्विड का वॉल्यूम, जितना हम लिक्विड उसमें डालेंगे। अब रहती है डिफ्यूजन। देखो, गैसेस किसी भी डायरेक्शन में कितना भी डिफ्यूज होते हैं और फास्ट डिफ्यूजन करते हैं, जबकि लिक्विड जो ना यहाँ पे ये स्लो डिफ्यूजन करते हैं, स्लो डिफ्यूजन। अब लिक्विड जब लिक्विड नजदीक नजदीक रहते हैं मॉलिक्यूल्स, ये जब टकराएंगे तो इनके टकराने की जो फ्रीक्वेंसी होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है, बीच में जगह कम है। यानी इनको चलने के लिए जगह कम मिलती है, लेकिन टकराने के लिए पार्टिकल ज्यादा मिलते हैं। सो वी कैन से लिक्विड्स हैव हायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बट स्मॉलर या लेस मीन फ्री पाथ। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये जो दो कोलिजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस रहती है, जो स्पेस रहती है, उसको हम कहते हैं फ्री पाथ। गैसेस में पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं तो फ्री पाथ ज़्यादा रहता है और कोलिजन्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, जबकि लिक्विड्स में कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यानी नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होते हैं, और उसमें जो फ्री पाथ है यानी दो कोलिजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम रहता है। समझ में आया? शाबाश। अब बात रही डेंसिटीज की। मैंने पहले भी कहा कि लिक्विड्स की डेंसिटीज जो रहती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसियस स्टेट। कितना? ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसियस स्टेट। ठीक है। इसके अलावा जो गैसेस हैं वो ऑलरेडी इवापोरेटेड रहते हैं, लेकिन लिक्विड्स इवापोरेशन दिखाते हैं,
और उनमें डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर रहता है। उनकी जो वेपर प्रेशर बनाते हैं, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, इनमें डेफिनेट वेपर प्रेशर रहता है। और लिक्विड्स में डेफिनेट सरफेस रहती है, सरफेस, जबकि गैसेस का कोई सरफेस नहीं है, इनका सरफेस रहता है जिस तरह सॉलिड्स का सरफेस रहता है। ठीक, और सरफेस रहेगा तो सरफेस टेंशन रहेगा। और लिक्विड्स में जो ये मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड्स की, लिक्विड्स में सरफेस रहता है और सरफेस टेंशन भी रहता है और विस्कोसिटी भी रहती है, हाई विस्कोसिटी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि ये सॉलिड्स से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, अनलाइक सॉलिड्स, सॉलिड से क्या क्या डिफरेंट है इनमें। देखो, सबसे पहले लिक्विड्स जो ना, मैंने कहा कि ये मूव करते एक जगह से दूसरी जगह, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो इसमें उसको कहते हैं ट्रांसलेशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ट्रांसलेशन। तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है, जबकि सॉलिड्स में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता, वहां पे वाइब्रेशनल मोशन होता है। इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन। और एक खास बात, लिक्विड्स जो ना जिस कंटेनर में डालोगे उसी का शेप अटेन करता है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं रहता, जबकि डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। लिक्विड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है, जबकि सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है। ठीक है, चौथी एक बात जो है, लिक्विड्स लिटिल बिट कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी बहुत ज्यादा रहती है लिक्विड्स में एज कंपेयर टू सॉलिड्स। बात समझ में आई। और जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, पांचवा मैं कहूंगा फ्री स्पेस, फ्री स्पेस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड। किसमें फ्री स्पेस ज्यादा रहता है? लिक्विड्स में। लिक्विड्स डिफ्यूजन दिखाते हैं, स्लो ही दिखाते हैं लेकिन दिखाते हैं, सॉलिड्स में उतना डिफ्यूजन नहीं होता है। मैं कहूंगा कि सिक्स्थ, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स में हो सकता है स्लो डिफ्यूजन हो जाए लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। यहां पे तो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन वो नेग्लिजिबल, यानी जो हमको ऑब्जर्व भी नहीं होता। यहां पे डिफ्यूजन होता है, लिक्विड्स में कंसिडरेबल डिफ्यूजन होता है। बात समझ में आई? शाबाश। या मैं कह सकता हूं कि हमें लिक्विड्स में डिफ्यूजन दिखता है लेकिन सॉलिड्स का डिफ्यूजन नहीं दिखता, नहीं दिखता हमें सॉलिड्स में डिफ्यूजन। क्लियर बात समझ में आ गई? शाबाश। फिलहाल आप आपके लेवल तक देखो कि सॉलिड्स में आप ऐसा कंसिडर करो कि डिफ्यूजन नहीं होता। तो इतना जो हमने कंपैरिजन किया उससे हमें थोड़ा बहुत पता चल गया है कि लिक्विड्स जो है वो सॉलिड्स से भी डिफरेंट हैं और ये गैसेस से भी डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि किसकी ज्यादा क्लोज है ये, यानी लिक्विड्स का स्ट्रक्चर किसके ज्यादा क्लोज है, लिक्विड्स किसके जैसे ज्यादा दिखते हैं, सॉलिड्स के जैसा कि गैसेस के जैसा, ये हमें देखना है। तो हम देखते हैं लिक्विड जो है ये सॉलिड से ज्यादा मिलता है कि गैस से ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन करूंगा मैं, सबसे पहला कंपैरिजन जिससे हमें पता चल जाए किसकी जैसा दिखता है। नंबर 1, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में अगर देखा जाए तो लिक्विड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम है जबकि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही हाई है। तो कंप्रेसिबिलिटी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो मैं कहूंगा कि इस हिसाब से ये सॉलिड से मैच करता है। किससे मैच करता है? सॉलिड से, सॉलिड से मैच करता है। लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी में बोलूंगा कि सॉलिड्स के नजदीक है, गैसेस के नजदीक नहीं है, क्योंकि गैसेस बहुत कंप्रेस होते हैं, लिक्विड्स थोड़े बहुत कंप्रेस होते हैं, ज्यादा कंप्रेस नहीं होते। अब और एक चीज, अब हम देखते हैं चेंज इन मोलर वॉल्यूम ऑन फ्यूजन और इवोपरेशन। दूसरा पॉइंट में लिखूंगा यहां पे, दूसरा पॉइंट, चेंज इन मोलर वॉल्यूम। मान लीजिए हमारे पास में 1 मोल है सब्सटेंस, उसका हम देखते हैं कि वॉल्यूम कितना चेंज होता है और कहां से किस स्टेट से कितना चेंज होता है।
मैं एक सब्सटेंस लूंगा, सपोज सॉलिड, सॉलिड को मैं फ्यूज करूंगा, फ्यूजन करूंगा, तो यहां पे जो वॉल्यूम चेंज होगी मैं उसको बोलूंगा मोलर वॉल्यूम चेंज ऑन फ्यूजन, तो ये बन जाएगा लिक्विड। और लिक्विड को मैं फिर हीट करूंगा, इसका वॉल्यूम देखूंगा कितना चेंज होता है जब वो हम इसको गैस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी मैं सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करूंगा, फिर देखूंगा कि यहाँ पे फ्यूजन के ऊपर या इवोपरेशन के ऊपर कितना वॉल्यूम चेंज होता है। देखो, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो मोलर वॉल्यूम जो है, मोलर वॉल्यूम यहाँ पे वो बढ़ जाता है बाय 1%। कितना बढ़ता है? 1%। जबकि यहाँ पे मोलर वॉल्यूम जो है, मैं मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, मोलर वॉल्यूम कितना बढ़ता है यहाँ से यहाँ, सॉलिड से लिक्विड 1% ओनली। बट लिक्विड को जब मैं गैस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये जो मोलर वॉल्यूम ये इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। क्या? मोलर वॉल्यूम इंक्रीजेस 100 to 1000 टाइम्स, 100 से 1000 टाइम्स बढ़ जाता है मोलर वॉल्यूम। इतना याद रख लेना। ये हो गई दो बातें। अब तीसरी बात, यहां से भी हमें पता चलता है कि मोलर वॉल्यूम डिफरेंस यहां पे ज्यादा है गैस और लिक्विड के दरमियान, जबकि लिक्विड और सॉलिड के दरमियान मोलर वॉल्यूम डिफरेंस ज्यादा नहीं है। 1% तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। तीसरा जो पॉइंट है वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और इवोपरेशन। मैं कहूंगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन एंड इवेपोरेशन, या वेपोराइजेशन बोलूंगा, एंड वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन ही बोली क्योंकि हमें वेपोराइज करना है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को कहूंगा मैं डेल्टा HF, इसको कहूंगा मैं डेल्टा HV। यानी अगर हम एक मोल सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करना चाहते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके लिए कितनी हीट लगती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब एक मोल लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए कितनी हीट लगती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ रही है बात? ये जब देखा गया तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन, बात समझ लेना मेरी। मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये कर रहा हूं मैं ये काम एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये कर रहा हूं मैं एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे जो हीट लगेगी उसको मैं कहूंगा डेल्टा HF, यहां पे जो हीट लगेगी उसको कहूंगा मैं डेल्टा HV। बात समझ लेना, मेरी बात समझ लेना। ये जो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इट इज मच ग्रेटर देन मच लेसर देन, यानी ये जो ये बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस। में यहां पे लिखूंगा डेल्टा HF इज मच लेसर देन डेल्टा H वेपोराइजेशन। ये देखा गया। फॉर एग्जांपल आइस के लिए देखेंगे, आइस है मेरे पास में, आइस के लिए मान लीजिए ये आइस है सॉलिड फॉर्म में, इसको मैं लिक्विड कन्वर्ट कर रहा हूँ वाटर में, फिर वेपर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं देखूंगा आइस को लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए कितनी एंथैल्पी लगती है। तो ये देखा गया ये है 6.1 किलो जूल्स पर मोल, यानी एक मोल आइस को मेल्ट करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इतनी हीट लगती है। जबकि लिक्विड को वेपराइज करने के लिए 100 डिग्री पे, यानी एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो हीट लगती है दैट इज 40.7 किलो जूल्स पर मोल। तो इसका मतलब यहां पे एंथैल्पी कम लगती है सॉलिड से लिक्विड ले जाने में, लेकिन लिक्विड से गैस बनाने में एंथैल्पी ज्यादा लगती है। तो इसका मतलब एंथैल्पी डिफरेंस जो एनर्जी डिफरेंस इन दोनों में कम है, इन दोनों में ज्यादा है। सो मैं यहां पे भी कहूंगा कि लिक्विड इज मोर लाइक सॉलिड देन गैस। बात मेरी समझ में आई? ये हो गए 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, यानी हम देखेंगे एंट्रोपी चेंज डेल्टा S ऑन मेल्टिंग एंड ऑन वेपोराइजेशन यानी बॉइलिंग। हम देखेंगे किसमें कितनी चेंज आ रही है। देखो, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, बात मेरी समझ लेना, यहां पे जो एंट्रोपी चेंज आएगी उसको मैं कहूंगा
डेल्टा एस एफ यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन, या मैं बोलूंगा सॉरी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, क्या बोलूंगा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन या एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन। और यहां पे कहूंगा मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एंट्रोपी लगेगी मैं कहूंगा इसको डेल्टा एस वी यानी एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अब ये जब देखा गया आइस के लिए फॉर आइस जो डेल्टा एस एफ है वो देखा गया, वो है +22 जूल्स पर केल्विन एक मोल को कन्वर्ट करने के लिए कितने टेम्परेचर पे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट यानी एट 0 डिग्री बोलूंगा मैं, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन बोलूंगा। जबकि यही एंट्रोपी चेंज जब देखी गई वेपोराइजेशन के लिए तो वहां पे हमको वैल्यू मिला +109 जूल्स पर केल्विन, मगर कब, एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पे। ठीक, तो इसका मतलब वेपोराइजेशन के लिए एंट्रोपी चेंज ज्यादा आती है और मेल्टिंग के लिए एंट्रोपी चेंज कम आती है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो यहाँ पे स्मॉल चेंज इन ऑर्डर आता है, स्मॉल चेंज इन ऑर्डर, या मैं बोलूंगा कि यहाँ पे डिसऑर्डर कम होता है, या मैं बोलूंगा स्मॉल डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर। जबकि यहां से यहां जब जाते हैं तो यहाँ पे लार्ज डिसऑर्डर आता है, लार्ज डिसऑर्डर। तो इसका मतलब इन दोनों के ऑर्डर में कम फर्क है जबकि इन दोनों के ऑर्डर में ज्यादा फर्क है। तो मैं बोलूंगा कि फिर लास्ट में कंक्लूजन, अगर मैं बोलूंगा कंक्लूजन, मैं बोलूंगा लिक्विड्स आर मोर क्लोज टू सॉलिड्स देन गैस। गैसियस स्टेट के कंपैरिजन में लिक्विड सॉलिड स्टेट के ज्यादा करीब यानी सॉलिड स्टेट से ज्यादा मिलते जुलते हैं। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।